The door was too strong to be broken. The man had enough money to buy whatever he wanted. I have got my resume ready. In case you need it. I wish I had not seen what I see. Standing there, the whole city could be seen. कहाँ क्या गलती है बताना है, एरर बताना है आपको. The door was too strong to broken. जो दरवाज़ा था आवश्यकता से ज़्यादा मजबूत था. To broken कुछ नहीं होता. To be broken, तोड़े जाने के लिए. हमने इन्फिनिटी पढ़ा है. To break, to be broken, to have broken, to have been broken, to be breaking, to have been breaking. The man had enough money to buy whatever he wanted. जो आदमी था उसके पास पर्याप्त पैसा था to buy, खरीदने के लिए. Whatever he wanted, जो कुछ भी वो चाह रहा था उसको खरीदने के लिए उसके पास enough money था. इसमें कोई एरर नहीं है. No error. I have got my resume ready. मैंने अपना रेज्यूमे तैयार कर लिया है. In case you need it, कि कहीं अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े. इसमें भी कोई एरर नहीं है. रेज्यूमे मतलब बायोडेटा. आई विश आई विश मतलब काश. आई हैड नॉट सीन, मैं न देखा होता. वॉट आई सॉ, जो मैंने देखा. काश मैंने ना देखा होता. आई हैड नॉट सीन वॉट आई सॉ, जो मैंने देखा. स्टैंडिंग देयर, खड़ा होकर वहाँ. द होल सिटी कुड बी सीन, पूरा शहर देखा जा सकता था. अब देखिए क्या है ना कि द होल सिटी के लिए ये पार्टिसिपल आ रहा है. द होल सिटी नाउन फ्रेज है और ये पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है. अब ये रिलेटेड नहीं है ठीक से. पूरा शहर वहाँ कैसे खड़ा हो सकता था. द स्टैंडिंग देयर द होल सिटी कुड बी सीन, मतलब खड़ा होकर, मतलब कौन खड़ा है तो ये होल सिटी खड़ा है वहाँ. नहीं, होल सिटी तो खड़ा नहीं हो सकता. कोई आदमी खड़ा है और पूरा शहर उसको दिख रहा है. ये मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, यानी जिस नाउन की चर्चा कर रहा है पार्टिसिपल उसके साथ ठीक से रिलेटेड नहीं है. उसके साथ आंसर मतलब कोई अर्थ जो है मैच नहीं कर रहा है. तो इसको बनाने का एक तरीका ये है कि अगर आप यहाँ लिख दें ऑन स्टैंडिंग देयर, वहाँ खड़े होने पर, ये प्रेपोजिशन फ्रेज फिर बन जाएगा. ये प्रेपोजिशन है, ये जीरेंडियल नाउन बन जाएगा. प्रेपोजिशन फ्रेज एडवर्बियल का काम करने लगेगा. अब हो जाएगा कि ऑन स्टैंडिंग देयर, वहाँ खड़े होने पर, द होल सिटी कुड बी सीन, पूरा शहर देखा जा सकता था. अब ये सही हो गया है ना.
in the end you find a wine shop in the end of this street. She made the blunder mistake of sharing this with Maya. Once you will have reached there, they will take care of all your needs. I have been to Delhi several times. But I had never experienced that so far. What made him say such terrible things? Are beyond my comprehension. You will find a wine shop. आपको मिलेगा एक शराब की दुकान in the end of this street, इस सड़क के छोर पर के लिए at the end होता है. In the end मतलब किसी प्रक्रिया के अंत में, अंततः. She made the blunder mistake. उसने ये गलती, बड़ी गलती करी. ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, अ बिग मिस्टेक. तो ब्लंडर में जब ऑलरेडी एक बहुत बड़ी, ब्लंडर की स्पेलिंग जो है थोड़ी सी, तो शी मेड द ब्लंडर मिस्टेक. ब्लंडर का मतलब ही होता है एक बहुत बड़ी गलती, है बिग मिस्टेक. फिर मिस्टेक लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मिस्टेक ऑलरेडी इसमें शामिल है. तो शी मेड द ब्लंडर ऑफ शेयरिंग दिस विद माया. उसने बहुत बड़ी गलती की कि उसने शेयर कर दिया इस चीज़ को माया के साथ, या माया को ये चीज़ उसने बता दी. वंस यू विल हैव रीच्ड देयर, एक बार जब आप वहाँ पहुँच चुके होंगे, दे विल टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स. देखिए एक बात बताएं, वंस से शुरू होने वाला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है वंस, उसमें ऐसे बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं. जैसे वंस से, एज लॉन्ग एज सुन एज, प्रोवाइडेड, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, ऑन कंडीशन दैट. जिनसे शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में फ्यूचर सेंस के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है. सो वंस यू हैव रीच्ड, एक बार जब आप पहुंच चुके होंगे, देयर, वहाँ, दे विल टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स. दे विल टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स. आपके सारे आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे वो. आई हैव बिन टू दिल्ली, मैं गया हूँ दिल्ली सेवरल टाइम्स, कई बार. बट आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दैट सो फार, लेकिन उस चीज़ को मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. हैड नहीं होगा, क्या होगा, हैव. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट, मैंने इस चीज़ को कभी अनुभव नहीं किया अब तक. अच्छा, हैव लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई बात जो आप कह रहे हैं उसका कनेक्शन प्रेजेंट से, अभी से है.
तो कोई काम भले ही हो गया हो लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। What made him say such terrible things? क्या था जिसके कारण उसने ऐसी बुरी बुरी बातें कही? Is beyond my comprehension, is होना चाहिए। क्यों is होना चाहिए? ये पूरा नाउन क्लॉज है। आपको पता है कि सब्जेक्ट के रूप में 6 चीज़ें काम करती हैं, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरंड। उसमें 3 चीज़ें, अगर कोई इन्फिनेटिव या कोई जीरंड या कोई नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, 3 चीज़ें, इन्फिनेटिव, जीरंड और नाउन क्लॉज, ये हमेशा सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब यूज़ होंगे इनके साथ, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब ये है और जो पढ़ना है आपको, द मिलेट प्रोजेक्ट ऑफ द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन हैड 3 ऑब्जेक्टिव्स। जो मिलेट प्रोजेक्ट था, मिलेट क्या है? जई होता है, खाते हैं, एक वीट का, गेहूं के प्रजाति का, स्पीसीज का एक फसल होता है, क्रॉप होता है। द मिलेट प्रोजेक्ट ऑफ द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का जो मिलेट प्रोजेक्ट है, हैड 3 ऑब्जेक्टिव्स, इसके 3 लक्ष्य थे। टू प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी, एक तो जो फसलों की विविधता या डाइवर्सिटी उसको सुरक्षित करना इन लोकल मिलेट वैरायटीज़, स्थानीय मिलेट वैरायटीज़ में। टू इंक्रीज प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन बढ़ाना है, एंड द कंजम्पशन, और उपभोग बढ़ाना मिलेट्स का, एंड टू इन्हेंस फार्म इनकम, सो तीसरा बढ़ा देना कृषि से आने वाली जो आय है इनकम से। द कोली हिल्स ब्लॉक ऑफ नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में, जिले में जो कोली हिल्स का जो एरिया है, द प्रोजेक्ट एरिया, जो कि प्रोजेक्ट एरिया यहीं एक प्रोजेक्ट लागू किया गया, इज़ अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, एक बहुत ही अलग, बाकियों से अलग एक भौगोलिक और कृषि पारिस्थितिकी संबंधी क्षेत्र है, रीजन है ऑफ द ईस्टर्न घाट्स का, पॉपुलेटेड बाय इनकम पुअर शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स, और जहाँ की जनसंख्या जो है अधिकांशतः आय से बहुत गरीब शेड्यूल्ड ट्राइब्स हाउस होल्ड्स या परिवार हैं। देयर हैड बीन रैपिड डिक्लाइन, देखा गया था एक बहुत तेज गिरावट, इन माइनर मिलेट कल्टीवेशन, जो छोटे मिलेट का जो कल्टीवेशन या कृषि है उसमें, एंड अ शिफ्ट इन लैंड यूज़, और देखा गया कि एक परिवर्तन हो रहा है लैंड यूज़ में, टुवर्ड्स मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स, और ज़्यादा खेती अब किनकी की जा रही है, तो जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप्स या लाभकारी फसल हैं, सच जैसे कि कसावा की खेती, पाइनएप्पल, कॉफ़ी एंड पेपर, काली मिर्च। एज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज़ पॉइंटेड आउट, जैसा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इंगित किया है, संकेत किया है, द एरिया अंडर न्यूट्री सीरियल्स, जो एरिया न्यूट्री सीरियल्स के तहत आता है, ऐसे अनाज जिसमें न्यूट्रिशन भरा हो, हैज़ डिक्लाइंड, वो घट गया है, स्टीपली, बहुत ज़्यादा, इन इंडिया, भारत में, सिंस द मिड 1980s, जो 1980 का जो दशक था उसके मध्य से, फ्रॉम 41 मिलियन हेक्टेयर्स, कि 41 मिलियन हेक्टेयर से घट के इन द 1980s, जो 1980 में था, 1980 के दशक में, टू 24 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया इन 2017-18, 2017-18 में। द रीजन्स फॉर अ शिफ्ट, अब कारण क्या है फॉर अ शिफ्ट, कि परिवर्तन हो रहा है इन लैंड यूज़ में, कि मिलेट की खेती न करके वहाँ कुछ और ज़मीन की खेत का यूज़ किसी और खेती के लिए कर रहे हैं। ये तो कारण क्या है शिफ्ट का इन लैंड यूज़, इंक्लूड, वो कारण शामिल करते हैं, उन कारणों में क्या क्या शामिल है, लो यील्ड्स, की बहुत फसल कम होती है, फर्दर प्रोसेसिंग मिलेट्स इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस टास्क, इसके अलावा आगे प्रोसेस करना मिलेट्स का, खाद्य प्रसंस्करण उनका, खाने योग्य बनाना, उसको पीसना या उससे कुछ चीज़ें बनाना, इस टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस टास्क, समय लेने वाला और बहुत ही मेहनत वाला टास्क है, अंडरटेकन बाय वुमेन, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, वेरी लिटिल वॉज मार्केटेड, बहुत कम था जो बेचा जाता था, एंड अ टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन, अनाज का बहुत ही छोटा हिस्सा वॉज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उसकी प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाया जाता था जिसकी कीमत ज़्यादा हो जाए। द प्रोजेक्ट इंटरवीन्ड इन 3 एरियाज़, ये प्रोजेक्ट ने मध्यस्थता की, बीच बचाव किया इन 3 एरियाज़, 3 क्षेत्रों में। फर्स्ट, पहला, यील्ड एनहांसमेंट वॉज अटेम्प्टेड, फसल बढ़ जाए इस चीज़ का प्रयास किया गया, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी वैराइटल ट्रायल्स, इस्तेमाल करते हुए कॉम्बिनेशन ऑफ कई तरह के पार्टिसिपेटरी वैराइटल ट्रायल्स, कि अलग अलग वैरायटी को इंश्योर करने वाले, सुनिश्चित करने वाले ट्रायल्स किए गए, जिसमें लोग फॉर इम्प्रूव्ड सीड्स, की सीड्स या बीज अच्छे हों,
न्यू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, नए कृषि से संबंधित रीतियों को अपनाया गया, एंड न्यू टेक्नोलॉजी। कम्युनिटी सीड बैंक्स वर डिजाइंड, कम्युनिटी सीड बैंक्स को डिज़ाइन किया गया एंड कंस्ट्रक्टेड, और उसको बनाया गया टू कंजर्व, कि सुरक्षित रखा जाए, रिस्टोर पुनर्स्थापित किया जाए, रिवाइव करा जाए और मजबूत बनाया जाए और इम्प्रूव करा जाए लोकल सीड सिस्टम्स, स्थानीय सीड सिस्टम्स को। सेकेंड, दूसरा, कस्टमाइज्ड पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरीज, मशीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसका प्लूरल नहीं होना चाहिए पर गलत लिखा है। दूसरा कि कस्टमाइज्ड पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरीज, कस्टमाइज का मतलब आवश्यकता के हिसाब से जो बनाए गए हो, ऐसा पोस्ट हार्वेस्ट फसल के बाद वाली जो मशीनरी है, पल्वराइजर जो पीसने का काम करे, एंड डिहॉलर्स वर इंट्रोड्यूस, उसको लगाया गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग, लेकर आना इंट्रोडक्शन, स्मॉल स्केल छोटे स्केल या छोटे स्तर पर का लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग, स्थानीय स्तर पर मशीनों से उसकी मिलिंग करना है। ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको ऑपरेट करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वॉज अ गेम चेंजर, एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी चीज साबित हुआ। द थर्ड मेजर इनिशिएटिव, जो तीसरा बड़ा इनिशिएटिव वो था क्या, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। द कोली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व्स फेडरेशन, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉज फॉर्म्ड, उसका गठन किया गया टू ओवरसी, कि ओवरसी करे, देख रेख करे, ऑल एक्टिविटीज, सभी गतिविधियों को, रिलेटिंग टू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से संबंधित, एंड वैल्यू एडिशन से संबंधित। रिसेंटली रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स होते हैं कि गर्म पानी में डालो पक जाएगा, ऑलरेडी बनाया है वो, गर्म हो जाएगा। तो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स वर ब्रांडेड, उनकी ब्रांडिंग की गई अंडर द कोली हिल्स नेचुरल फूड्स लेबल, इस लेबल के मोहर के अधीन, एंड मार्केट लिंक्स स्टैब्लिश, और मार्केट लिंक्स स्टैब्लिश किए गए, मार्केट के साथ उसका एक लिंक बनाया गया। नेट रिटर्न्स फ्रॉम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, जो नेट रिटर्न्स था या एक लाभ था फ्रॉम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, वर 5 to 10 टाइम्स हायर, वो 5 से 10 गुना ज़्यादा थे देन दोज, उन रिटर्न्स या लाभ से फ्रॉम ग्रेन्स, जो अनाज से हुआ करता था। Yields have risen as a result of improved seeds, फसल जो हैं, फसल बढ़ गए हैं, उपज बढ़ गई है एज रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, बेहतर सीड्स की वजह से। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हम उसको खरीद बेच भी रहे हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेस के साथ, एंड इंटर क्रॉपिंग के साथ, कि दो क्रॉप के बीच में कुछ और दूसरा क्रॉप डाल दें। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स, देयर हैव बीन मतलब हुए हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स या सुधार हुए हैं इन इनकम्स, आय में, फ्रॉम मिलेट फार्मिंग, मिलेट फार्मिंग से होने वाली आय में बहुत सुधार हुआ है। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड पाउंडिंग, ये जो बदलाव है कि हैंड पाउंडिंग हाथ से कूटते थे, टू मिलिंग, और अब मिल में करते हैं, मशीन से करते हैं, ये जो शिफ्ट है, बदलाव है, हैज़ रिड्यूस्ड द ड्रजरी ऑफ फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए जो एक थकाने वाला काम था, बोरिंग काम, उस चीज़ को कम कर दिया है। एंड इनकरेज्ड मिलेट कंजम्पशन, और इसने जई का उपभोग या लोग खाएं, इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। द नंबर ऑफ प्राइवेट मिल्स विद कस्टमाइज्ड डिहलर, जो संख्या है प्राइवेट मिल्स की, मशीनों की, विद कस्टमाइज्ड डिहलर, जहाँ पे आवश्यकता के हिसाब से डिहलर बनाया गया है, एंड पल्वराइजर्स, हैज़ रीजन, इसकी संख्या बढ़ी है। एंड द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन मार्केटेड, और इस टेक्नोलॉजी को मार्केट किया गया है टू कृषि विज्ञान केंद्र अक्रॉस तमिलनाडु, पूरे तमिलनाडु भर में कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंचाया गया है। व्हाट डज एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स मीन इन द पैसेज, जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है ईस्टर्न घाट्स का, उसमें इस पैसेज में उसका क्या मतलब है। एरिया मार्क्ड बाय एक्सेसिव एग्रीकल्चरल यील्ड, ऐसा एरिया जिसकी निशानी है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल उपज होता है, नहीं। एरिया सूटेबल फॉर डेवलपिंग टूरिज्म, ऐसा एरिया जो सूटेबल है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, नहीं। एरिया विथ पोल्यूशन फ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा एरिया जहाँ प्रदूषण मुक्त कैरेक्टरिस्टिक हो। एरिया मेंट फॉर, यही है, ऐसा एरिया जिसका उद्देश्य है, मेंट फॉर मतलब उद्देश्य होना, इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल फार्मिंग, एक ऐसी कृषि जो आगे चलती रहे, लोगों को मिलता रहे चीज़, दैट वर्क्स इन टैंडम विद नेचर, जो प्रकृति के साथ काम करे। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स,
मतलब एग्रीकल्चर भी हो और वहाँ का इकोलॉजी भी बैलेंस रहे। तो वो एरिया जिसका उद्देश्य है सस्टेनेबल फार्मिंग की, ऐसी फार्मिंग हो कि जो इकोलॉजी है उसको नुकसान ना पहुँचे, दैट वर्क्स इन टैंडम विद नेचर, जो नेचर के साथ काम करता है, ये सही है। देयर हैज़ बिन अ रैपिड डिक्लाइन, बहुत तेज़ी से गिरावट हुई है इन माइनर मिलेट कल्टिवेशन, माइनर मिलेट के कृषि में, बिकॉज द मिलेट क्रॉप रिक्वायर्स स्पेशल मैन्योर्स, क्योंकि मिलेट क्रॉप को ज़रूरत होती है खास तरह के खाद की टू ग्रो करने के लिए। गलत है। द लैंड ऑफ नमक्कल डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग मिलेट। रैपिड डिक्लाइन घटी है माइनर मिलेट प्रोडक्शन में, क्योंकि नमक्कल डिस्ट्रिक्ट का जो ज़मीन है सूटेबल नहीं है। नहीं, देयर हैज़ बिन शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रोइंग मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स, ये सही है। जो रैपिड डिक्लाइन देखा गया है माइनर मिलेट कल्टीवेशन में, वो ऐसा हुआ है बिकॉज देयर हैज़ बिन शिफ्ट, क्योंकि एक परिवर्तन देखा गया है टुवर्ड्स ग्रोइंग मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स, कि लोग अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप्स उगाने लगे हैं जई के जगह पे। द लैंड इज़ डिक्लेयर एज नॉट क्लाइमेट रिजिलियंट, ये ज़मीन को डिक्लेयर किया गया है कि ये क्लाइमेट रिजिलियंट नहीं है, जलवायु के हिसाब से अपने आप को ढालने या सहने वाला नहीं है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट, ये सब गलत है। What does a tiny share of grain was processed into value-added products mean? इसका क्या अर्थ है? ये जो पूरा फ्रेज लिखा है, एक बहुत छोटा हिस्सा ऑफ ग्रेन का was processed, उसकी प्रोसेसिंग की गई into value-added products, और उनसे value-added products बनाए गए। What does this mean in the passage? Passage में इसका क्या अर्थ है कि enough was not done, पर्याप्त नहीं किया गया for the marketing of millet, मिलेट के मार्केटिंग के लिए as a diverse food product, एक डाइवर्स फूड प्रोडक्ट के रूप में इसकी मार्केटिंग पर्याप्त रूप से नहीं की गई। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिलेट की एक बहुत छोटी क्वांटिटी इज़ यूज्ड विद अदर ग्रेन्स, इस्तेमाल होती है दूसरे अनाजों के साथ। द डिमांड फॉर मिलेट के लिए जो मांग है इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग, बहुत इनकरेजिंग या ज़्यादा नहीं है। मिलेट डज नॉट हैव पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स, मिलेट में कोई संभावित हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि टाइनी शेयर जो ग्रेन का है उसी की प्रोसेसिंग की गई और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाया गया। इसका अर्थ यह है कि इनफ वॉज नॉट डन, पर्याप्त नहीं किया गया फॉर द मार्केटिंग ऑफ मिलेट के मार्केटिंग के लिए एज अ डाइवर्स फूड प्रोडक्ट के रूप में इसकी मार्केटिंग की जाए, इसके लिए बहुत कुछ नहीं किया गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वॉज अ गेम चेंजर, ये गेम चेंजर था। व्हाट डज इट मीन इन द पैसेज में इसका क्या अर्थ है? मशीनरी फॉर प्रोसेसिंग मिलेट्स, जो मशीनरी है मिलेट्स को प्रोसेसिंग करने के लिए, इज नॉट एडवांस्ड इनफ, पर्याप्त एडवांस्ड नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एक्टिव इन इम्प्रूविंग मशीनरी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो एक्टिव हैं सुधारने में मशीनरी को फॉर वेरियस क्रॉप्स, कई अलग अलग क्रॉप्स के लिए। द यूज़ ऑफ इम्प्रोवाइज्ड लोकल मशीन्स, इस्तेमाल करना इम्प्रोवाइज जिसको जुगाड़ से बनाया गया लोकल मशीन्स फॉर रिमूविंग हस्क फ्रॉम मिलेट्स, कि हटाया जाए हस्क को मिलेट से, इसके लिए। द प्रोसेस ऑफ मिलिंग द मिलेट्स इज एट अ स्मॉल स्केल, जो प्रक्रिया है मिलिंग करने का मिलेट्स का, वो एक छोटी प्रक्रिया है। कि जो इंट्रोडक्शन है स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग, operated by self-help group was a game changer. ये जो यूज़ है इम्प्रोवाइज्ड किए गए या जुगाड़ से बनाए गए लोकल मशीन्स का फॉर रिमूविंग हस्क फ्रॉम मिलेट से हस्क को निकालने के लिए, डिहलर जो है हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट फॉर मिलेट फार्मिंग के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, क्योंकि बुक लिखा है ना, वॉज अ गेम चेंजर। मिलेट यील्ड हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज, जई की जो उपज है इंक्रीज बढ़ गई है, बिकॉज क्योंकि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड, क्योंकि जो सस्ता टिकाऊ फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो किया जा रहा है, इसलिए मिले की उपज बढ़ गई है। फार्मर्स आर एक्सपोर्टिंग मिले, किसान क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिले, इसलिए इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन प्रोडक्शन। मोर लेबर इज़ एम्प्लॉयड फॉर फार्मिंग, खेत में बहुत ज़्यादा और लेबर इससे नौकरी पे लगते हैं। इजी बैंक लोन्स, आसानी से बैंक लोन मिल जाता है, अवेलेबल है अब। तो मिले की जो उपज है हैज़ इंक्रीज बिकॉज, वो बढ़ गई क्योंकि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड।
क्योंकि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस का फॉलो किया जा रहा है। मेले का जो उपज है बढ़ गया है क्योंकि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड। चलिए पहला ऑप्शन ठीक ही है। इसमें तीसरा ऑप्शन था कि मोर लेबर इज एम्प्लॉयड फॉर फार्मिंग, फार्मिंग में और ज़्यादा किसानी लगता है, ऐसा तो नहीं है। बिफोर द जज गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल हिज डिसीजन टू प्लेड गिल्टी। हिज डिसीजन टू प्लेड गिल्टी, उसका जो निर्णय था दोष स्वीकारना, बिफोर द जज, जज के समक्ष, एस के बाद पी होना चाहिए, एस के बाद पी। गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट, इसके बाद पी। देखते हुए कि वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इनोसेंट या निर्दोष था, उसका डिसीजन एस, उसका निर्णय टू प्लीड गिल्टी दोष स्वीकारने का, पी बिफोर द जज, जज के समक्ष, फिर आर वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझ के परे था। व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल्स इट इज़ डिफिकल्ट, कठिन होता है, आर एट ऑड्स विद योर ग्राउंड रियलिटीज टू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। It is difficult to practice what you preach. ये कठिन होता है टू प्रैक्टिस करना, व्यवहार में उतारना, what you preach, जो आप दूसरे को समझाते हैं। When your stated principles, जब आपकी कही हुई जो प्रिंसिपल्स या वसूल थे, are at odds with your ground realities के साथ अगर उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो it is difficult, ये कठिन होता है टू प्रैक्टिस, व्यवहार में लाना, जो आप प्रीच करते हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, Q के साथ S होना चाहिए और P के साथ R होना चाहिए। PRQS है नहीं, PRQS PRQS या QSPR भी हो सकता है। ये कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये कठिन होता है, फिर एस टू प्रैक्टिस, व्यवहार में उतारना, व्हाट यू प्रीच, जो प्रीच करते हैं आप दूसरों को बताते हैं। पी व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल, जब आपके कहे हुए वसूल आर एट ऑड्स विद का मतलब टकरा रहे हों योर ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ। वेरी सेल्डम डू वी एक्चुअली गो आउट, बहुत ही ना के बराबर हम लोग बाहर जाते हैं, एंड डू समथिंग, कुछ करते हैं, विच इज़ बेनिफिशियल, जो लाभकारी हो टू द सोसाइटी, समाज के लिए, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, ऑफ आवर ओन साइड बेनिफिट, अपना साइड बेनिफिट क्या होगा इसका। दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ, ये ऐसी है चीज़ दैट वी हैव बीन फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ, जिसको लेकर हम उतना अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, कम पड़ जा रहे हैं, उतना अच्छा व्यवहार नहीं हो पा रहा है। एवरी सोसाइटी मस्ट डेवलप, हर समाज को डेवलप करना होगा इन द पीपल, लोगों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जवाबदेही, जिम्मेदारी। वी आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, हम लोग बहुत अपना अपना लगाए रहते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हैं, व्यक्तिगत फ़ायदा देखते हैं, एंड डोंट रिलेट आवरसेल्व्स, अपने आप को रिलेट नहीं करते हैं टू आवर सोसाइटी, अपने समाज से एज मच, इतना ज़्यादा। सबसे पहले क्या होगा, क्यू तो पहला सेंटेंस होगा नहीं। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्लू है, कह रहा है कि दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ, ये ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हम उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, इतना आसान हो गया। हर सोसाइटी को डेवलप करना चाहिए, इसके लोगों में सामाजिक जवाबदेही का भाव, क्यू दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ, ये ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एस वी आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, हम लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हैं, डोंट रिलेट आवरसेल्व्स टू आवर सोसाइटी, अपने समाज से हम रिलेट नहीं कर पाते हैं उतना। फिर पी लास्ट में कि वेरी सेल्डम डू वी एक्चुअली गो आउट, बहुत ही कभी कभार होता है जब हम बाहर जाते हैं, डू समथिंग, कुछ करते हैं, विच इज़ बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, जो समाज के लिए लाभकारी हो, विदाउट थिंकिंग ऑफ आवर ओन साइड बेनिफिट, बिना सोचे हुए अपना खुद का लाभ। सो RQSP इज द राइट आंसर। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, इज अ वेरी ओल्ड प्रोवर्ब, बहुत ही पुराना प्रोवर्ब, ये कहावत है। हाउएवर, हालांकि विल बी ट्रू फॉर एवर फॉर द ह्यूमैनिटी, ये सत्य रहेगा हमेशा के लिए।
अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म एनी टास्क, हेल्दी पर्सन कर सकता है कोई भी काम। हाउएवर, हालांकि अ वेल्दी पर्सन, एक धनवान व्यक्ति, इज सफरिंग फ्रॉम अनट्रीटेबल डिजीज, जो सफ़र कर रहा हो, जूझ रहा हो अनट्रीटेबल, लाइलाज बीमारी से, कैन नेवर बाई ए गुड हेल्थ, ये नहीं लगेगा, कभी खरीद नहीं सकता है गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। क्या ना हेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हेल्थ के साथ एन नहीं लगेगा। अ हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति, वेदर रिच और पुअर, चाहे अमीर या गरीब, लिव्स मोर हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, ज़्यादा हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीता है देन एनी रिच पर्सन, इस किसी भी ऐसे अमीर व्यक्ति से, हैविंग अ डिसीज बॉडी, जिसमें शरीर में रोग हो। इट इंडिकेट्स अ वेरी क्लियर मीनिंग, ये इंडिकेट करता है, बहुत स्पष्ट अर्थ देता है दैट हेल्थ इज मोर सिग्निफिकेंट, हेल्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर अ पर्सन, व्यक्ति के लिए, देन दी वेल्थ, वेल्थ के मुकाबले। तो सबसे पहले होगा पी, फिर होगा एस, क्योंकि सबसे पहले यही बोलेगा कि हेल्थ इज वेल्थ इज अ वेरी ओल्ड प्रॉवर्ब, बहुत पुराना कहावत है, हालांकि विल बी ट्रू फॉर एवर, हमेशा सत्य रहेगा फॉर द ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। पी से सीधा जुड़ता नजर आ रहा है एस, कि इट इंडिकेट्स, कि ये जो प्रॉवर्ब है इंडिकेट करता है, बताता है अ वेरी क्लियर मीनिंग, एक साफ अर्थ देता है, स्पष्ट अर्थ देता है, दैट हेल्थ इज मोर सिग्निफिकेंट, कि हेल्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर अ पर्सन, आदमी के लिए, देन द वेल्थ, धन के मुकाबले। सो पी एस पहला होगा और यही आंसर। क्यू आर मैच कर लीजिए, क्या हेल्दी पर्सन कुछ भी कर सकता है, वेल्दी पर्सन जो अनट्रीटेबल डिजीज से सफ़र कर रहा है वो गुड हेल्थ नहीं खरीद सकता। हेल्दी पर्सन चाहे अमीर गरीब हो, लिव्स मोर हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, ज़्यादा खुश और शांत जीवन जीता है देन रिच पर्सन, किसी ऐसे भी व्यक्ति से, रिच पर्सन से, जिसमें रोग हो। अनटिल फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले तक, पीपल इन इंडिया, भारत में जो लोग हैं, एंड सेवरल अदर अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, दूसरे कई अल्प विकसित और विकासशील देशों में जो वहाँ लोग हैं, भारत में और इस तरह के देशों में, यूज टू थिंक, सोचा करते थे दैट गर्ल्स शुड स्टे एट होम, घर, लड़कियों को घर पे रुकना चाहिए, कुक फूड, खाना बनाना चाहिए, लुक आफ्टर द किड्स, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, बड़ों की देखभाल करनी चाहिए। गर्ल्स आर अनडाउटेडली एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, लड़कियाँ जो हैं निसंदेह बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हमारे समाज के। बट नाउ, लेकिन अब द माइंड सेट हैज़ बिन चेंज्ड, माइंड सेट बदल दिया गया है। गर्ल्स इन इंडिया, लड़कियां जो हैं भारत में, आर ब्रिंगिंग एक्कोलेट्स, वो एक्कोलेट्स यानी प्रशंसा लेकर आ रही हैं टू देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, दे आर डूइंग वेल, और बहुत अच्छा कर रहे हैं इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में, सच एज, जैसे कि एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स। नो सोसाइटी और कल्चर कैन प्रोग्रेस, कोई समाज या कल्चर प्रोग्रेस नहीं कर सकता विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की उपस्थिति के बगैर। बट नाउ द माइंडसेट हैज़ बिन चेंज, अब माइंडसेट बदल गया। ये कब आ सकता है? आर तभी आ सकता है जब पी पहले आ जाए, पी तभी आ रहा है, क्योंकि पी में कह रहा है कि कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि इंडिया में और ऐसे देशों में कि गर्ल्स को घर पे रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, बच्चों और बूढ़ों की देखभाल करनी चाहिए। पी के बाद ये आर आ सकता है, पी के बाद आर इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें आर पहले आ गया है, पी बाद में आ गया है। अब ये दो हैं, इसको देख लेना है। क्यू से सेंटेंस, गर्ल्स जो हैं अनडाउटेडली, निसंदेह, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है समाज के, अभिन्न हिस्सा है, क्यू, फिर एस होना चाहिए कि कोई समाज या कल्चर प्रोग्रेस नहीं कर सकता बिना लड़कियों के प्रेजेंस के। क्यू से जो है एस जुड़ता नजर आ रहा है, क्यू एस पी आर, फिर पी हो जाएगा। कुछ साल पहले तक भारत और अन्य विकसित और अल्पविकसित देशों में, अल्पविकसित और विकासशील देशों में लोग सोचते थे कि गर्ल्स को घर पे रहना चाहिए, खाना पकाना चाहिए, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए, फिर लास्ट में आर। लेकिन अब माइंडसेट बदल गया है। फॉरेस्ट मेक फॉर ब्यूटीफुल नेचर, लैंडस्केप, सीनरी। फॉरेस्ट मेक, जो जंगल होते हैं बनाते हैं ब्यूटीफुल नेचर लैंडस्केप एंड सीनरी, जो प्रकृति का बहुत अच्छा लैंडस्केप, देखने में अच्छा लगे, सीनरी हो। दे ऑफर विजिटर्स, देते हैं विजिटर्स या आगंतुकों को, एंड टूरिस्ट को, द ब्यूटी ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सुंदरता का, एंड प्लांट्स का, ऑफ ऑल काइंड्स, एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, अनेक तरह के जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीवन की वैरायटी, दैट इनहैबिट्स द एरिया, जो उस एरिया में रहते हैं। फॉरेस्ट आर अ ट्रेजर हाउस ऑफ नेचर, फॉरेस्ट जो होते हैं खजाना होते हैं प्रकृति के। पीपल एंजॉय गोइंग इनटू द फॉरेस्ट, लोग एंजॉय करते हैं जाना फॉरेस्ट में,
इधर ऑन फुट पैदल या ऑन सफारी पर। एस के बाद ही क्यों आ सकता है, क्योंकि लोग जाना पसंद करते हैं। क्यों कह रहा है कि जो फॉरेस्ट होते हैं विजिटर्स को, टूरिस्ट को ब्यूटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स देते हैं। फॉरेस्ट मेक फॉर ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप्स एंड सीनरी। पहले पी आएगा तब क्यों आएगा, पी के बाद ही क्यों आना चाहिए। पी के बाद क्यों इसमें नहीं है, पी के बाद इसमें क्यों नहीं है, पी के बाद इसमें क्यों नहीं है। अब पहला वैसे भी देखिए ध्यान से, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता था। हमेशा याद रखिए कि जब भी पी की वायरस करना है तो ऑप्शन के थ्रू जाना है। लुक एट दी ऑप्शंस फर्स्ट। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो दे ऑफर विजिटर्स एंड टूरिस्ट, वो ऑफर करते हैं, देते हैं विजिटर्स को। कौन ऑफर करता है, दे पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। पहले तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा दे कौन है। तो ऐसे ही समझ में आ जाता कि पी पहला होगा कि फॉरेस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप्स और सीनरी बनाते हैं। फिर एस लोग एंजॉय करते हैं फॉरेस्ट में जाना, पैदल या सफारी। फिर क्यू वो जो जंगल होते हैं ऑफर करते देते विजिटर्स को और टूरिस्ट को ब्यूटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफ ऑल काइंड्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इनहैबिट्स द एरिया। फिर आर हो जाएगा लास्ट में कि फॉरेस्ट ट्रेजर ट्रोव हाउस हो, ट्रेजर हाउस होता है नेचर का, खजाना होता है। ऑनेस्टी इज़ अ मोरल वैल्यू। ईमानदारी एक ऐसी मोरल वैल्यू है, एक नैतिक मूल्य है दैट मस्ट बी इनकलकेटेड, जो अवश्य भरी जानी चाहिए इन चाइल्डहुड, बचपन में। थ्रू स्टोरीज, कहानियों के मार्फत चिल्ड्रन कैन बी एक्सपोज्ड, बच्चों को एक्सपोज किया जा सकता है टू द वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का गुण जो है उससे उनको जान पहचान कराया जा सकता है। सो दैट, ताकि दे कैन ईजिली कॉम्प्रिहेंड, वो आसानी से समझ सकें वाई डिसऑनेस्टी शुड बी अवॉइडेड, क्यों बेईमानी से बचा जाना चाहिए। एंड हाउ ऑनेस्टी इज़ वाइटल, क्यों कैसे ईमानदारी बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। द वैल्यू देन टेक्स फर्म फाउंडेशन, ये जो मूल्य हैं, आदर्श मूल्य जो हैं, पर ये जो संस्कार है टेक्स फर्म फाउंडेशन, बहुत गहरी नींव बन जाती है इसकी। एंड कैन सी वन, और ये देख सकता है किसी व्यक्ति की नाव पार करा सकता है, जीवन की नैया पार करा सकता है। इट कैन सी वन, किसी व्यक्ति को पार करा सकता है थ्रू लाइफ, जीवन भर। इफ द ट्रेट ऑफ डिसऑनेस्टी स्टार्ट्स एट ए यंग एज, अगर ये जो गुण है बेईमानी का अगर शुरू हो जाता है यंग एज में, इट बिकम्स अ हैबिट, एक आदत बन जाता है, डिफिकल्ट टू चेंज, जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जो लिखा है ना कि बचपन थ्रू स्टोरी चिल्ड्रन कैन बी एक्सपोज्ड टू द वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी, सो दैट, ताकि दे कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड, वो समझ सकें वाई डिसऑनेस्टी शुड बी अवॉइडेड, क्यों डिसऑनेस्टी से बचा जाना चाहिए। एंड हाउ ऑनेस्टी इज वाइटल फॉर लाइफ, और कैसे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ऑनेस्टी। द वैल्यू देन टेक्स फर्म फाउंडेशन, ये जो वैल्यू है एक फर्म फाउंडेशन, एक मजबूत नींव की तरह बन जाता है। एंड कैन सी वन थ्रू लाइफ, और पूरा जीवन उसका जीवन की नैया पार करा सकता है। तो ये कब होगा, तो लिखा है ना कि ऑनेस्टी इज अ मोरल वैल्यू, जिसको इनकलकेट किया जाना चाहिए बचपन में ही। द वैल्यू देन टेक्स फर्म फाउंडेशन, तो पहले पी आएगा तभी आर आएगा हर हालत में, पी के बाद ही आर आना चाहिए। तो इसमें नहीं है पी के बाद आर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है पी के बाद आर। कैसे पी के बाद आर आना चाहिए, क्योंकि पहले पी आएगा कि ऑनेस्टी एक मोरल वैल्यू है, एक ऐसी नैतिक मूल्य है, जिस संस्कार है दैट मस्ट बी इनकलकेटेड, जो भरी जानी चाहिए बचपन में। पी पहले आएगा तभी तो आप आर बोल सकते हैं कि ये वैल्यू देन टेक्स, और ये जो फिर मूल्य है, ये संस्कार टेक्स फॉर्म फाउंडेशन, बहुत गहरी नींव बन जाती है। एंड कैन सी वन थ्रू लाइफ, और जीवन की नैया इससे पार करा सकती है। पहले पी तभी आर आ सकता है ना, पी आर एस क्यू, पहला वाला ऑप्शन सही है। आवर बिहेवियर एंड कैरेक्टर स्पीक ऑफ द मोरल्स एंड एथिक्स दैट वी लिव बाय, हमारा व्यवहार, हमारा जो चरित्र है वो उन मोरल्स और एथिक्स के बारे में बोलता है, जिस दैट वी लिव बाय, जिसके सहारे हम लोग जीते हैं। वो मोरल्स, वो एथिक्स जिसके सहारे हम लोग जीते हैं, हमारा बिहेवियर और कैरेक्टर बोलता है उसके बारे में। सच पर्सन्स फॉलो देयर मोरल वैल्यूज़, ऐसे लोग फॉलो करते हैं अपने मोरल वैल्यूज या वसूलों को, वट एवर डिफिकल्टी दे मे हैव, चाहे कोई भी कठिनाई हो
टू इनकाउंटर, दे मे हैव टू इनकाउंटर, जो उन्हें सहना पड़ता इन द प्रोसेस, प्रक्रिया में। दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं है पनिशमेंट, दंड से। एंड स्टे इन अ स्टेट ऑफ पीस एंड कंटेनमेंट, वो रहते हैं शांति और संतुष्टि के अवस्था में। अ पर्सन हु इज राइटियस, एक व्यक्ति जो ईमानदार होता है, इज वन, वो होता है हु हैज़ डेवलप्ड मोरल वैल्यूज, जिसने मोरल वैल्यूज डेवलप कर लिए हैं, एंड लिव्स बाय देम, और उन उसूलों के द्वारा जीता है। सच पर्सन्स फॉलो देयर मोरल वैल्यूज। एस के बाद ही क्यू आ सकता है, और एस के बाद क्यू इसमें नहीं है, एस के बाद क्यू इसमें नहीं है। अब ये दो बच गए। अब एस के बाद क्यू, तभी आर आ सकता है, एस क्यू आर। एस क्यू आर कहीं है, दोनों जगह, एक में पी लास्ट में, एक में पी पहले। हमारा बिहेवियर और कैरेक्टर स्पीक ऑफ द मोरल्स एंड एथिक्स दैट वी लिव बाय, लास्ट में ही आएगा पी, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहले आप बोलेंगे यस, कि एक व्यक्ति जो राइटियस या ईमानदार है, वो है, इज वन, वो ऐसा व्यक्ति है हु हैज़ डेवलप्ड, जिसने विकसित कर लिया है मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य या वसूल, एंड लिव्स बाय देम, और उनके वसूलों पर चलकर जो जीता है। फिर क्यू, ऐसे व्यक्ति जो है फॉलो करते हैं मोरल वैल्यूज़ को, वॉट एवर डिफिकल्टी दे मे हैव टू इनकाउंटर, चाहे कोई भी कठिनाई उनको सामना करना पड़े इन द प्रोसेस, उस प्रक्रिया में। फिर आर, दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं पनिशमेंट से, और स्टे करते हैं इन अ स्टेट ऑफ पीस एंड कंटेनमेंट, शांति और संतोष की अवस्था में रहते हैं। फिर पी, हमारा बिहेवियर, हम जो कैरेक्टर है, स्पीक ऑफ द मोरल्स, बताते हैं हमारे मोरल्स और एथिक्स के बारे में, जिनके सहारे हम जी रहे हैं, जिनको लेकर हम जीते हैं। तो इसकी आर पी इज द राइट आंसर। इफ़ वी मैनेज आवर टाइम इफेक्टिवली, अगर हम अपना समय इफेक्टिवली मैनेज करेंगे, वी कैन अकॉम्प्लिश, तो हम प्राप्त कर सकते हैं ऑल द एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकते हैं, टास्क विश टू, जो हम करना चाहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, ये महत्वपूर्ण है कि वी ड्रॉ अप अ टाइम टेबल, हम एक टाइम टेबल बनाएं दैट वी कैन अडॉप्ट प्रैक्टिकली, जिसको हम अपना सकें प्रैक्टिकली। इफ़ वी कैन स्टिक टू द टाइम टेबल, अगर हम अगर हम टाइम टेबल को फॉलो करते रहें, वी कैन देन सक्सीड, तो फिर हम सफल हो सकते हैं इन अचीविंग आवर गोल्स, अपने गोल्स को प्राप्त करने में, वेदर दे आर इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो। दिस रिक्वायर्स, इसके लिए ज़रूरी होता है ड्राइंग अप अ प्रैक्टिकेबल टाइम टेबल, इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक बनाया जाए प्रैक्टिकेबल, एक व्यवहारिक टाइम टेबल बनाया जाए। अब कह रहा है कि दिस रिक्वायर्स, इसके लिए ज़रूरी होता है, वो कौन सी चीज़ है जो ज़रूरी होती है? इस तो पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ऑप्शन देखिए, इसके लिए ज़रूरी होता है। अब किसके लिए ज़रूरी होता है? इफ़ यू मैनेज आवर टाइम इफेक्टिवली, वी कैन अकॉम्प्लिश ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क वी विश टू। एक पी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ड्रॉ अप अ टाइम टेबल दैट वी कैन अडॉप्ट प्रैक्टिकली। पहला एक क्यू ही सही शुरू हो सकता है। क्यू के बाद पी देखिए जरा, महत्वपूर्ण है, पहले क्यू कहिए कि महत्वपूर्ण है कि हम ड्रॉप करें, बनाए टाइम टेबल जो प्रैक्टिकली हम अडॉप्ट कर सकें। फिर पी, अगर हम मैनेज करेंगे अपने टाइम को इफेक्टिवली, तो हम पूरा कर सकते हैं अपनी सारी एक्टिविटीज और टास्क को जो हम चाहते हैं। फिर आर, इफ़ वी कैन स्टिक टू द टाइम टेबल, वी कैन देन सक्सीड, फिर हम सफल हो सकते हैं इन अचीविंग, प्राप्त करने में, और गोल्स, वेदर दे आर इन द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, चाहे छोटे टाइम के लिए गोल्स हों या बड़े टाइम के लिए। दिस रिक्वायर्स ड्राइंग अप, हाँ पहला नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, क्योंकि दिस रिक्वायर्स ड्राइंग अप प्रैक्टिकेबल टाइम टेबल, फिट नहीं बैठ रहा है इसमें पी से सेंटेंस शुरू हो रहा है कि अगर हम मैनेज करेंगे अपने समय को इफेक्टिवली, प्रभावकारी ढंग से, तो हम पूरा कर सकते हैं अपने सभी एक्टिविटीज और टास्क को जो हम चाहते हैं। फिर पी के बाद एस होगा कि इसके लिए ज़रूरी है ड्रॉप करना, बनाना, खींचना एक प्रैक्टिकेबल टाइम टेबल, व्यवहारिक टाइम टेबल, ये सही बैठ रहा है, पी एस क्यू आर। वी ऑल एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड, हम सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं और ये अंडरस्टैंड समझते हैं, दैट दी, अनुभव करते हैं और ये समझते हैं, दैट दी करंट टाइम आर नो वेरी सेफ इन जनरल, that the current time is not very safe in general, बहुत safe नहीं है in general. One has to be on a constant guard, varying guard, fickle guard, terminable. किसी व्यक्ति को लगातार ऑन गार्ड रहने का मतलब, ऑन अ कांस्टेंट गार्ड मतलब सतत
निगरानी रखना है, चौकन्ना रहना है अगेंस्ट अनफ्रेंडली एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स या तत्वों के से जो अनफ्रेंडली हैं, जो दुश्मन टाइप के हैं। एज वी मूव टुवर्ड्स द गोल्डन एज ऑन द प्लानट, जैसे जैसे हम लोग गोल्डन एज की तरफ मूव कर रहे हैं ऑन द प्लानट, इस पृथ्वी पर। और डैश ऑफ वैरिंग मतलब होता है अलग अलग, फीकल मतलब होता है परिवर्तनशील, जो तुरंत बदल जाए, जैसे मौसम जो होता है ना फीकल होता है, तुरंत बदलता है। टर्मिनेबल मतलब जिसे खत्म किया जा सके। तो एज वी मूव, जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द गोल्डन एज ऑन द प्लानट पे, अ डैश ऑफ नेगेटिव फोर्सेज हैव सरफेस्ड, अ हैंडफुल, अ मल्टीट्यूड, अ पोर्शन, अ लिटिल ऑफ नेगेटिव फोर्सेज हैव सरफेस्ड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है भीड़, एक भीड़ जो है नेगेटिव फोर्सेस का सरफेस्ड उभर गया है। इट इज़ बाय ब्रिंगिंग देम, हैंडफुल मतलब बस कुछ ही, मुट्ठी भर, पोर्शन मतलब हिस्सा, लिटिल मतलब ना के बराबर। इट इज़ बाय ब्रिंगिंग देम टू द सरफेस, ये है कि उनको सरफेस पर ला के, सतह के ला करके ही, दैट द डिवाइन फोर्सेस कैन पुट देम, कि जो दैवीय शक्तियां हैं उन्हें पुट देम टू एन एंड, खत्म कर सकती हैं। इट इज़ लाइक द डैश, इट इज़ लाइक द असेट्स कोर स्कम बेस दैट सरफेसेस व्हेन वी बॉयल शुगर इन वाटर। इट इज़ लाइक द स्कम क्या होता है, गाद होता है, जो गंदगी होती है ना, वो फेन की तरह बन के उफन के आता है, उसको स्कम बोलते हैं। बेस मतलब आधार, कोर मतलब केंद्र, असेट्स मतलब संपत्ति। इट इज़ लाइक द स्कम, ये स्कम की तरह होता है, गंदगी की तरह होता है, दैट सरफेसेस, जो सतह पे आ जाता है, व्हेन वी बॉयल शुगर, जब हम शुगर को बॉयल करते हैं इन वाटर, पानी में, विच इज़ रेडी टू बी रिमूव्ड, जो तैयार होता है हटाए जाने के लिए फ्रॉम द टॉप, ऊपर से, सो दैट, ताकि व्हाट वी गेट, जो बचे, इट्स शुगर सॉल्यूशन, वो रहे शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल। डिवॉइड ऑफ, जिस, देखिए फुल मतलब भरा हुआ, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, सेटेड मतलब पर्याप्त, जिसका भूख की पूर्ति हो गई हो। डिवॉइड मतलब जो जिसमें ना हो, रहित हो उससे। तो क्या होता है, इट इज़ लाइक द स्कम, ये स्कम या फेन की तरह होता है, दैट सरफेसेस, जो सतह पे आ जाता है, व्हेन वी बॉयल शुगर, जब हम शुगर को बॉयल करते हैं पानी में, विच इज़ रेडी टू बी रिमूव, जो तैयार होता है हटाए जाने के लिए फ्रॉम द टॉप, ऊपर से, सो दैट, ताकि व्हाट वी गेट, जो हम पाते हैं इस शुगर सॉल्यूशन, वो शुगर सॉल्यूशन होता है डिवॉइड ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज, जो हर तरह के अशुद्धियों से रहित रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लिनजिंग आवर प्लानट, ये जो प्रक्रिया है अपने प्लानट को साफ करने का, बाय द यूनिवर्सल फोर्सेस, सार्वभौमिक शक्तियों द्वारा, हाउएवर, हालांकि, विल टेक सम टाइम, इसमें कुछ वक्त लगेगा। टिल देन, तब तक वी हैव टू डैश दिस नेगेटिविटीज, रिफ्यूज मतलब मना करना, थ्रो फेंक देना, शन मतलब बचना, बेयर मतलब सहना, तब तक हमें इनसे बचना है, दूर रहना है। दिस नेगेटिविटीज, इन नेगेटिविटीज से अराउंड अस, जो हमारे यहाँ इर्द गिर्द है। इफ फैंटेसीज कुड बी रियल, अगर कल्पनाएं सत्य हो सकती, एवरीवन माइट हैव वांटेड, तो हर आदमी चाहा होता, एवरीबडी माइट हैव वांटेड, तो हर आदमी चाहा होता क्या, एन इनबिल्ट सुपरफिशियल एक्सट्रिंसिक incidental cutoff point at which, जिस पे दे कुड इंस्टेंटली ब्लॉक आउट ऑल स्ट्रेस, जिस पे वो सारे स्ट्रेस को ब्लॉक आउट कर देते। अगर कल्पनाएं रियल होती, सच होती, तो हर आदमी चाहता एन इनबिल्ट मतलब जो हमारे अंदर ही बना हो, एक सुपरफिशियल मतलब होता है छिछला, जो गहरा ना हो, एक्सट्रिंसिक मतलब होता है बाहरी, बाह्य, इंसिडेंटल मतलब होता है कोई काम संयोगवश जो होता है, संयोगवश होने वाला, वो इंसिडेंटल थिंग होता है। तो अगर कल्पनाएं सत्य होती तो हर आदमी चाहा होता एन इनबिल्ट कट ऑफ पॉइंट, कि एक अंदर ही हमारे बॉडी में बना हुआ कट ऑफ पॉइंट हो, एट विच, जिस पे दे कुड इंस्टेंटली ब्लॉक, कि वो ब्लॉक कर सकते थे लोग, और ब्लॉक आउट ऑल स्ट्रेस, हर तरह के तनाव को। बट अ डैश रेस्टलेस माइंड, डिस्टेंटली, इंस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब सतत रूप से, डिस्टेंटली मतलब जो दूर रह के हो, इंस्टेंटली मतलब जो त्वरित गति से होने हो,
डिस्क्रिपेंटली कोई वर्ड नहीं होता है। बट अ कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस माइंड, जो सतत रूप से एकदम बेचैन जो दिमाग है, एंड एन ईगो दैट कैन नॉट टेक डिफीट, जो हार को स्वीकार नहीं कर सकता है, मेक श्योर, वो सुनिश्चित करते हैं दैट वी कीप वॉरिंग, कि हम चिंता करते रहें अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज, हर तरह की चिंताओं के बारे में, इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट, जिसमें शामिल है द सिग्निफिकेंट, कन्वीवियल, ट्रिवियल, कोल्यूवियल, डाइल्यूवियल एंड इवन इमेजिनरी वंस। इसमें होगा ट्रिवियल। कन्वीवियल का मतलब होता है जो आदमी से मेल जुल करके रहे, खुश रहे। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, पेटी, बहुत स्मॉल। कोल्यूवियल कुछ नहीं होता, डाइल्यूवियल कुछ नहीं होता है ना। तो बट अ कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस माइंड और ईगो जो दैट कैन नॉट टेक डिफीट, जो पराजय स्वीकार नहीं कर सकता, मेक श्योर, वो सुनिश्चित करते हैं दैट वी कीप वॉरिंग, कि हम चिंता करते रहें अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज, हर तरह की कठिनाइयों के बारे में, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द सिग्निफिकेंट, बड़ा, ट्रिवियल, तुच्छ, छोटा, एंड इवन इमेजिनरी वंस, और यहाँ तक कि काल्पनिक जो चिंताएं हैं उनको हम करते रहें। नो वंडर, अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग, हमें से अधिकांश लोग जूझ रहे हैं फ्रॉम क्रोनिक स्ट्रेस, एक ऐसे तनाव से जो कई सालों से बना हुआ है। फॉर अ मेजॉरिटी, कई सारे आदमी लोगों के लिए, अधिकांश लोगों के लिए, देयर इज नो एस्केप, कोई बचाव नहीं है फ्रॉम स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांस, तनावपूर्ण इस परिस्थिति से। वी कांट ऑलवेज शिफ्ट सिटीज, हम हमेशा शहर नहीं बदल सकते हैं। टर्मिनेट रिलेशनशिप्स, रिश्तों को ख़त्म कर सकते हैं। रिज़ाइन फ्रॉम जॉब्स, जॉब्स छोड़ सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट सोशल इंटरैक्शन, अपने सामाजिक अंतरक्रिया लेन देन को रिस्ट्रिक्ट या लिमिट नहीं कर सकते। एंड वेट फॉर आइडियल, और इंतज़ार करें कि एक आदर्श तनाव मुक्त कंडीशंस हो टू कम, और वे हमारे रास्ते में मिले। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेट करना मतलब मशीन को ट्यून इन करना, किसी चीज़ को कैलिब्रेट करना, सूक्ष्मता से मैच करना, कि उसके साथ वो मैच करे, कैलिब्रेट करना। इनेशन, डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब छल, इंटरैक्शन मतलब लेन देन। इनेशन तो कुछ होता नहीं है, इनेशन इज नॉट अ वर्ड। अच्छा, इनेशन एक बायोलॉजी का टर्म है, बहुत मतलब कहीं कोई पत्ता या कोई हिस्सा किसी प्लांट का आगे बढ़ जाता है, उसको इनेशन बोलते हैं। ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं फिर। तो वही कह रहा है कि वी कैन नॉट ऑलवेज शिफ्ट सिटीज, हम हमेशा शहर नहीं बदल सकते हैं। टर्मिनेट नहीं कर सकते रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को ख़त्म नहीं कर सकते। रिज़ाइन नहीं कर सकते जॉब से। रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, सीमित नहीं कर सकते सोशल इंटरैक्शन को, अपने सामाजिक लेन देन को। और इंतज़ार नहीं कर सकते एक आइडियल स्ट्रेस फ्री कंडीशन का टू कम आवर वे, कि हमारे रास्ते में आए। बट लेकिन वी कैन चेंज द वे, हम बदल सकते हैं द वे वी डैश एंड डील विथ स्ट्रेट, हम बदल सकते हैं द वे, वो तरीका जिस तरीके से वी परसीव, हम देखते हैं, और जिस तरह से डील विद स्ट्रेस, हम निपटते हैं स्ट्रेस से, उस चीज़ को हम बदल सकते हैं। परसीव मतलब देखना, उसके पहले प्रति धारणा रखना। कंट्राइव, कोई जुगाड़ करना, किसी स्थिति से निपटने के लिए कोई उपाय ढूंढना। रेस्ट्राइव कुछ नहीं होता है, रीस्ट्राइव फिर से प्रयास करना। अचीव मतलब प्राप्त करना, परसीव मतलब उसको देखना, एक खास तरीके से धारण करना। सो आज ज़्यादातर पीक्यू आरएस के क्वेश्चंस थे जो हमने किए।